हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट में अब बचा है 6 महीने से भी कम टाइम और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। और इस टाइम सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो आपको आ रही होगी वो फिजिक्स में आ रही होगी। समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही होगी। तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे आपको फिजिक्स को अप्रोच करना है कि आप 150 प्लस मार्क्स लेकर आ सको मेरी तरह। अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या 6 महीने में पॉसिबल है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने थे और उसमें भी मैंने 2.5 महीने के अंदर अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया था। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने 2.5 महीने में अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया था और आप कैसे कर सकते हो। तो यस, अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और बहुत डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशन को करना है। ऑल्सो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे नीट के लिए। तो मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप लोग सेल्फ स्टडी करके नीट को क्रैक कर सकते हो या फिर फिजिक्स में कैसे 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप 150 प्लस 160 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो नीट में। तो आपको बस उन सबको यूज़ करना है और वो सारे सोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, या तो यूट्यूब पर या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, उधर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल्सो सेल्फ स्टडी करते टाइम क्या क्या इश्यूज आते हैं और उन सबको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज़ एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा वो ये कि मैंने कैसे अपना सारा सिलेबस 2.5 महीने में कंप्लीट कर लिया। तो देखो, मैंने क्या किया था, मैंने कोई भी प्लानर वगैरह नहीं बनाया था। मैंने कुछ और तरीके से किया था। मैंने एक पार्ट टेस्ट लिया, उस पार्ट टेस्ट का जो भी सिलेबस था मैंने उसको अपना टारगेट बनाया कि ये मुझे कंप्लीट करना है। फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग ही डेट डिसाइड कर लिया कि यार मुझे 10 दिन बाद या 12 दिन बाद ये पार्ट टेस्ट देना है। तो फिर मैंने उस सारे सिलेबस को डिवाइड कर लिया उन 10 to 12 डेज में कि मुझे इतने दिनों में ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और मैं कंप्लीट करती थी और फिर मैं पार्ट टेस्ट देती थी। तो इस तरीके से मैंने पार्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। अब आपको ये डाउट होगा कि मैंने प्लानर वगैरह क्यों नहीं बनाया, मैंने पार्ट टेस्ट के थ्रू ही क्यों कंप्लीट किया। क्योंकि प्लानर वगैरह जब हम बनाते हैं ना, तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू जो आता है वो ये है। जब हम प्लानर बनाते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं, तो हम एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर हमारे बैकलॉग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, सबके होते हैं। पर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उस प्लानर को हटा के दूसरा प्लानर बना सकते हैं स्टार्टिंग से, तो हम हटा देते हैं। हमने 1-2 दिन फॉलो किया, जैसे ही बैकलॉग स्टार्ट हो गए हमारे होने, हमने हटाया, हमने दोबारा प्लानर बनाया और फिर रीस्टार्ट कर दिया। तो हम यही करते रहते हैं, बार बार प्लानर पे प्लानर चलते रहता है और हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। ये कॉमन इशू जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने प्लानर से करना स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट किया, मेरे जैसे ही बैकलॉग होता था मैं दूसरा बनाती थी, फिर कुछ टाइम तक करती थी, फिर बैकलॉग हुआ तो तीसरा बना लिया। तो इस तरीके से मेरा सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे थे तब। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही था कि मुझे कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जिस वजह से मेरा और टाइम वेस्ट हो जाए। ऑलरेडी मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं बहुत पीछे हूँ। तो मुझे अब जो भी करना है इस तरह करना है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, बहुत इफेक्टिवली मेरे को सब कुछ करना है। और इसलिए मैंने बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए मैंने अपना मॉक टेस्ट के थ्रू करना स्टार्ट किया कि इस तरीके से मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है। मैंने प्लानर बनाया ही नहीं। ऑल्सो इस तरीके से करने से ना मुझे एक एडवांटेज और हुआ। कई बार क्या होता है, हम लोग प्लानर से करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमने सिलेबस कुछ कंप्लीट कर लिया लेकिन हमें उस सिलेबस का पार्ट टेस्ट नहीं मिल पाता। तो हमने सिलेबस तो कर लिया बट हमारे पास उसका पार्ट टेस्ट नहीं है, इस वजह से हम पार्ट टेस्ट दे नहीं पाते। और हम पार्ट टेस्ट नहीं दे पाते और हम सीधा फिर फुल मार्क्स देने पड़ते हैं, या फिर कुछ कुछ टॉपिक के दे ही नहीं पाते, ऐसा हो जाता है। बट क्योंकि मैंने सिलेबस ही पार्ट टेस्ट से लिया था, तो मेरे को इशू नहीं आया। मैंने जैसे ही अपना सिलेबस खत्म किया, मेरे पास पार्ट टेस्ट था, मैंने वो दिया, उसे एनालाइज किया, अपनी गलतियाँ देखी और कोशिश करी कि वो गलती आगे किसी और पार्ट टेस्ट में या फुल मॉक टेस्ट में ना हो। और इस तरीके से ये पार्ट टेस्ट वाला इशू भी नहीं आता। और काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग पार्ट टेस्ट स्किप ही कर देते हैं, सीधा फुल मॉक टेस्ट देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। पार्ट टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना फुल मॉक टेस्ट है उतना ही पार्ट टेस्ट है। आपको एक चैप्टर की गलती जितनी ज़्यादा डिटेल में पार्ट टेस्ट से पता चल पाएगी ना, फुल मॉक टेस्ट कभी नहीं बता पाएगा। तो आपको पार्ट टेस्ट देने हैं और पार्ट टेस्ट आपको अभी देने हैं, साथ साथ प्रिपरेशन करते हुए। ऐसा नहीं कि पहले एक बार सारा सिलेबस कर लो और फिर लास्ट में पहले पार्ट टेस्ट दो फिर फुल मॉक टेस्ट दो। इतना टाइम अब नहीं बचा आपके पास। सो अगर आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि प्लानर वगैरह के पीछे ना जाओ। मॉक टेस्ट उठाओ, उसके थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लोगे, हर टेस्ट सीरीज में आपका पार्ट टेस्ट के थ्रू 2.5 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो पार्ट टेस्ट सबसे बेस्ट वे अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। टाइम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको लास्ट में इनफ टाइम मिलेगा अपने फुल मॉक टेस्ट देने का, रिवीजन करने का, अपनी सारी गलतियाँ सुधारने का, और जो भी अगर इनकेस आपका बैकलॉग रहता है तो उसे कंप्लीट करने का।
तो मॉक टेस्ट के थ्रू करो, सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं कि जो भी आपने अपना टारगेट रखा है, प्लानर बनाया है कि आपको कंप्लीट करना है, आप 10 दिन में सपोज आपने कुछ भी रखा है मॉक टेस्ट से, तो वो आपको कंप्लीट करना कैसे है, आपको कैसे अप्रोच करना है। तो देखो, अब क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है नीट में, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी, वही स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी अपने टाइम पे, अभी आपको वन शॉट्स पे जाना चाहिए। क्योंकि अब इतने कम टाइम पे आप डिटेल से देखोगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप कब रिवीजन करोगे, कब मॉक टेस्ट दोगे, कब अपनी गलतियाँ सुधारोगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। डिटेल बैच पे जाओगे तो सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, बट उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, उससे क्या फ़ायदा। वन शॉट पे जाओगे तो एटलीस्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर अच्छे से फॉलो करोगे, जो जो मैं सब कुछ बता रही हूँ सब कुछ करोगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लोगे, अपने ड्रीम कॉलेज में भी जा सकते हो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाऊँगी, मुझे लेडी हार्डिंग मिल पाएगा, बट मुझे मिल गया। तो अगर आप लोग वो सब कुछ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। तो मैंने अपने टाइम पे वन शॉट्स ली थी, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी, क्योंकि टाइम कम बचा है तो वन शॉट्स पे जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अब काफ़ी सारे बच्चे ये पूछेंगे कि क्या दी पॉसिबल है वन शॉट से नीट को क्रैक करना, क्या वन शॉट से करके हो जाएगा, क्या वन शॉट्स इनफ है। ये सवाल सबके मन में आता है। तो देखो, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है कि आप डिटेल बैच से सारा कर पाओगे अब इस टाइम पे। अगर आप लोग मेरी तरह सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिनका ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि हमें सेल्फ स्टडी ही करनी है, तो आपके पास तो देखो ऑप्शन ही नहीं है डिटेल का। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास डिटेल का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी थी। मुझे यूट्यूब से ही पढ़ना था, मैंने वन शॉट से ही पढ़ा। तो यही चीज़ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास तो पॉसिबल ही नहीं है डिटेल से करना, तो आपको तो ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। और अगर इफ़ इन केस आपने कोई डिटेल बैच ले रखा है और आपका प्लान था डिटेल से करने का और आपने नहीं करा, और अब आप अब स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, तो आपसे भी मेरा ये सवाल है कि आप तो कर ही नहीं सकते हो। तो आप खुद बताओ, क्या जो चीज़ बैच में 1 साल के हिसाब से कराई गई है, वो क्या आप 6 महीने में कंप्लीट कर पाओगे खुद से? वही सेम चीज़ एग्ज़ैक्टली पॉसिबल ही नहीं है करना, तो फिर क्यों सोच रहे हो कि क्या वन शॉट इनफ है या नहीं? दोनों ही केसेज़ में, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपका मन डिटेल बैच से करने का हो, दोनों ही केसेज़ में अब डिटेल बैच से करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल भी सेल्फ डाउट मत रखो। जितना ये रखोगे ना कि यार मैं वन शॉट से कर रहा हूँ, क्या पॉसिबल है, क्या हो भी पाएगा, जितना अपने आप पे सेल्फ डाउट रखोगे, अपनी प्रिपरेशन पे सेल्फ डाउट रखोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर आपको कोई चीज़ आती भी होगी ना, तब भी आपको लगेगा कि यार मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो डिटेल बैच से करा ही नहीं, मैंने तो वन शॉट देखी है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आपको आती हुई चीज़ें भी आपको ना ऐसा लगेगा कि टफ है, और वो गलत कर दोगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। अगर आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो होगा, अगर आपको खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दोगे सोच के कि ये टफ़ है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा ना, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ़ क्यों ना हो, आप अटेम्प्ट करोगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वन शॉट से कर रहे हो तो ये मत सोचो कि नहीं होगा, वन शॉट से सिलेक्शन, वन शॉट से नहीं होता, इनफ कंटेंट नहीं है वहाँ पे, नहीं हो सकता। अगर ये सोचोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे ना, तो नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है कि मैंने वन शॉट से करा है, वन शॉट से भी हो सकता है सिलेक्शन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर वन शॉट से सिलेक्शन हो सकता है या वन शॉट्स इनफ है, तो फिर डिटेल बैचेस क्यों लेते हैं बच्चे? डिटेल में क्या फ़र्क है, डिटेल से तो फिर करना बेकार है। तो देखो, फ़र्क तो है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप वन शॉट देखो या फिर डिटेल बैच के लेक्चर देखो, दोनों बराबर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फ़र्क है वो आप चेंज कर सकते हो, वो आप कवर अप कर सकते हो, आप खुद से वो गैप हटा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब मैंने स्टार्ट किया था वन शॉट से देखना, अपनी प्रिपरेशन करना, तब मैंने यही सोचा था कि मैं वन शॉट से ही करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास अब टाइम ही नहीं है डिटेल बैच से करने का। पर जो भी डिफरेंस होगा वो मैं कवर अप कर लूँगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वन शॉट पे रिलाई करूँगी, खुद से पूरी एफर्ट डालूँगी, पूरी मेहनत करूँगी, ताकि जो मेरा वन शॉट से करने का जो गैप है वो हट जाए। ऐसा ना हो कि मेरी प्रिपरेशन वीक रहे, मैं पूरी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी। तो यही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वन शॉट से इनफ हो या ना हो, लेकिन आप खुद से मेहनत करके एफर्ट डाल के उसे इनफ बना दोगे। तो अगर आपके अंदर ये जज़्बा है, अगर आप करने को तैयार हो, देन वन शॉट इज़ इनफ फॉर यू। देखो, वन शॉट्स में कंटेंट तो एकदम इनफ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कंटेंट में कोई कमी है। कंटेंट वहाँ पे इनफ होता है, सारे कंसेप्ट समझाए जाते हैं, आपको पूरी एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। बस डिफरेंस होता है, वो होता है आपके क्वेश्चंस का। डिटेल बैचेस में एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो आपको वो कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपसे उसके क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। बट वही वन शॉट्स में क्या होता है, एक टॉपिक के ऊपर कम क्वेश्चन करवाए जाते हैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपको उसका अप्रोच समझ नहीं आ पाया है। तो इसका भी सोल्यूशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और पूरी अप्रोच समझ सकते हो। अब कैसे करना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात आती है कि हमें वन शॉट देखनी कौन सी है। यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी वन शॉट्स मिल जाएगी, समझ नहीं आएगा कि वन शॉट्स देखी कौन सी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि फिजिक्स के लिए स्पेशली आप या तो सिर्फ उम्मीद बैच की या प्रचंड बैच की वन शॉट्स करो, बिकॉज मैंने अपने टाइम पे उम्मीद बैच की करी थी और वहाँ पे इनफ कंटेंट है, यहाँ का मुझे पता है, यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी कंसेप्ट आपका नहीं मिस होगा।
तो अब ऐसा नहीं करना कि आपने वन शॉट देख लिया और जितने क्वेश्चन उस लेक्चर में करवाए गए हैं आप उस पर रिलाई हो जाओ कि हमें तो बस वही करना है और हम और नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके बाद आपको करनी है तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज़, जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो बेसिकली उस सीरीज़ में क्या है, मैम ने वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स। तो यहाँ पे आपकी जो कमी थी ना कि वन शॉट में इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगी आपकी। तो मैंने अपने टाइम पे सीरीज़ पूरी लगाई थी एंड आई विल रिकमेंड कि आप लोग भी सीरीज़ पूरी करो। बहुत अच्छी सीरीज़ है आपकी, बहुत अच्छे से फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी। जो डर है ना फिजिक्स का वो सारा निकल जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस करवा रखे मैम ने कि जो दिक्कत आती है ना कि हमें कंसेप्ट तो समझ में आ गया लेकिन अप्रोच समझ नहीं आ रही है, एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, वो सब क्लियर हो जाएगी और आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी होने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और जो डर है ना फिजिक्स का वो सारा निकल जाएगा। तो आपको उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करना है, पेपर पेन लेकर बैठना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर सोल्यूशन देखना है, अगर सही है तो आगे जाना है, नहीं है तो आपको समझना है और फिर वो गलती दोबारा नहीं करनी। तो इस तरीके से आपको करना है, लेक्चर की तरह मत लेना। अब इसके बाद आपको करनी है फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से, जिसके लिए आप कोई भी डीपीवी मॉडल रेफर कर सकते हो। आपको पर चैप्टर मिनिमम 150 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ट्राई करना कि जो क्वेश्चंस हो वो आपके सारे टॉपिक से कवर हो। ऐसा ना हो कि किसी चैप्टर का आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया जिसके रिगार्डिंग आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। तो ऐसा मत करना, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने अपने टाइम पे वही सॉल्व की थी, तो आप वो कर सकते हो। एंड एक और एडवाइस, जब भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना खुद से, कभी भी ऐसा मत करना कि सीधा हाई लेवल पे जा रहे हो, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ ना आपसे फिर आपका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और आपका मन ही नहीं करता आगे करने का। तो इसलिए हमेशा इजी लेवल से स्टार्ट करना, पहले इजी करना, फिर मीडियम करना, फिर डिफिकल्ट पे जाना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत हाई चांसेस है कि आपसे डिफिकल्ट लेवल भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या दी एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर नहीं। तो देखो, मैंने तो नहीं पढ़ी थी, आपकी चॉइस है। मैंने नोट्स पढ़े थे, मैंने बैच के नोट्स पढ़े थे, मैंने बनाए भी नहीं थे नोट्स क्योंकि मेरे पास टाइम बचा नहीं था। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। जितना टाइम आपका नोट्स बनाने में जाएगा उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। तो अब आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ करे जा रहे हो करे जा रहे हो और देख ही नहीं रहे कि आपके पास टाइम बचा है कितना है, आप कैसे कर सकते हो। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है आपको। तो नोट्स मत बनाओ, बैच के ही नोट्स पढ़ लो। और अगर वो भी नहीं पढ़ना तो मेडिसी बुक पढ़ सकते हो, उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके ले लो। उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, वहाँ से पढ़ लो नोट्स के फॉर्म में। इसके बाद एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी करने के लिए, वो है आपकी फॉर्मूला शीट्स। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला शीट्स। मैंने भी अपनी खुद की बनाई थी। अगर फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाओगे तो फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे, और फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फॉर्मूलाज आपकी टिप पे होना चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी फॉर्मूला शीट खुद की बनानी पड़ेगी। तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना कि बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे। आपको लेक्चर के साथ साथ ही करना है। जैसे ही लेक्चर चल रहा है, जैसे ही कोई फॉर्मूला आपको पेपर पे लिखना है, और लेक्चर के एंड तक आपकी फॉर्मूला शीट तैयार हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है। और इसके बाद आपको करना है पीओक्यूज। लास्ट 10 ईयर्स तक की पीओक्यूज आपको करना है, जिसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बुक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी, आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। बस एक एडवाइस मैं आपको और देना चाहती हूँ। देखो, मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको पार्ट टेस्ट देना है, फिर मॉक टेस्ट देना है फुल। तो बस आपको एक काम नहीं करना, वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट से घबराना नहीं। जितना ज़्यादा घबराओगे ना और छोड़ दोगे बहुत गलत हो जाएगा, तो वो मत करना। मॉक टेस्ट आपके मार्क्स को इम्प्रूव कराने के लिए होते हैं, उसको कम करने के लिए नहीं होते। अगर किसी मॉक टेस्ट में आपके एक दो चैप्टर प्रिपेयर नहीं भी हो पाए ना, तो प्लीज़ उसे छोड़ना मत, उसे दे देना। बिकॉज अगर आप उसे छोड़ दो ना तो आप एक लूजिंग एंड पे जा रहे हो। मॉक टेस्ट अगर दोगे तो जो चैप्टर आपको नहीं आते वो तो ठीक है, पर जो आते हैं एटलीस्ट वो तो आपके पक्के हो जाएंगे। उनमें तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या गलती है, क्या आप भूल रहे हो, कि आपको नहीं आता। वहाँ तो आप उन गलतियों को देख के इम्प्रूव कर सकते हो और उन्हें पक्का कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपना मॉक टेस्ट छोड़ देते हो तो उस केस में जो नहीं आता, जो पढ़ा ही नहीं, वो तो नहीं आता, लेकिन जो पढ़ा था ना वो भी कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने पढ़ तो रखा लेकिन मुझे आता नहीं है। एंड इवेंचुअली वो आपका बैकलॉग बन जाएगा। जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप पढ़ के भी मुझे कुछ नहीं आता, तो ये मेरा बैकलॉग, ये मुझे दोबारा से लेक्चर लेना पड़ेगा इसका। तो द पॉइंट इज कि बैकलॉग इतना होता नहीं है हमारा जितना हम लोग अपनी गलतियों से बना देते हैं। तो ये गलती मत करना। अगर आप लोग मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो तो आप अपना बैकलॉग जो है वो एक्यूमुलेट करे जा रहे हो। मॉक टेस्ट छोड़ोगे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उस 3 घंटे में पेपर देना नहीं आएगा, आपका टाइम, एक्यूरेसी, स्पीड सब मैनेज नहीं हो पाएगा। फिर एग्जाम के टाइम पे आपको पैनिक होगा। तो ये सब चीज़ें तब ना हो, उसके लिए आपको अभी प्रिपेयर करना है खुद को। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखना, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट छोड़ोगे ना उतना ज़्यादा आप बैकलॉग बढ़ाते जाओगे।
और इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबको देना है। अब अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मॉक टेस्ट दें, तो डोंट वरी, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोडेड है। वहाँ पे इतने सारे मॉक टेस्ट है कि आपको मॉक टेस्ट की कभी कमी नहीं होगी। तो जब वहाँ पे इतना सारा मटेरियल फ्री में अपलोडेड है, तो जाके ज्वाइन करो और वहाँ से लो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो, मॉक टेस्ट दो। एक और बात, मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप उसे एनालाइज कर रहे हो या फिर नहीं। तो आप जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको उन सबको एनालाइज करना है और उन गलतियों को इम्प्रूव करना है और आगे दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कैसे मॉक टेस्ट को बहुत इफेक्टिवली एनालाइज करना है और कैसे रिवीजन करने है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं बना दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना। जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, आपको तो बस एक बटन दबाना है फ्री में, प्लीज़ दबा दो। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो यार। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड है। जितना मैंने बताया वो तो है, उसके अलावा और भी बहुत सारा मटेरियल है जो आपके नीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो जब फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फटाफट से जाओ, उसे ज्वाइन करो और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।